हेलो स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो देखो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 10th क्लास का चैप्टर है और इससे लगभग तुमको एग्जाम में 5 से लेकर 10 नंबर तक मिलेगा, ये तय है। इसमें ये तुम्हारे क्लास का चौथा नंबर का चैप्टर है। ये चौथा नंबर में है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसी का समरूप एक चैप्टर है तुम लोग का बहुपद। तो देखो अगर इसको जो समझ गया वो इसको समझ गया, या फिर उल्टा करो, जो इसको समझ गया वो इसको समझ गया, दोनों चीज़ बराबर है, ठीक है ना। अब रहा बात कि तुमको समझना क्या है। अगर इस चैप्टर को पढ़ लिया तो ये 100% उसको समझ में आएगा, इसमें कोई समस्या नहीं उसको। तो सबसे पहले देखो द्विघात समीकरण है क्या, तो उससे पहले हम लोग को बहुपद को समझना होगा कि बहुपद किसे कहते हैं। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो इस चीज़ को समझ जाओगे। तो बहुपद के बारे में बताता गया कि वैसा बीज व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब पूरा संख्या, या तो 0 रहे, या तो 1 रहे, या तो 2 रहे, या तो 3 रहे, सो ऑन जहाँ तक जाए। तो जब चर का घात पूरा संख्या रहेगा तो उसी को हम लोग बहुपद बोलेंगे। अब चर क्या है, तो जब गणित तुम पढ़ोगे तो इसमें गणित में 2 वर्ड आता है, इस चीज़ को समझना पहले। एक होता चर और एक होता अचर। देखो चर मतलब होता है क्या कि ऐसा पद जिसका मान हम लोग को मालूम ही नहीं है, जब तक इसको हल नहीं करेंगे तब उसका मान पता ही नहीं चलेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं गणित की भाषा में, चर बोलते हैं। अब इसमें जैसे देखो x आता है, y आता है, z आता है, p आता है, q आता है, इस प्रकार से हम लोग मान लेते हैं इसको। ये सब गणित की भाषा में कहलाता है चर, कि x y z ये सब दे दिया तो इसको हम लोग बोलते हैं चर। और ऐसा मान जो फिक्स है उसको हम लोग बोलते हैं अचर। तो गिनती का संख्या या फिर जो बटे में आ जाए, दुनिया में जितना प्रकार का संख्या वो सारा का सारा चर कहलाता है। और उसके अलावा गणित में जो भी चीज़ मानते हो कहलाता अचर। सॉरी, ये उल्टा हो गया, मतलब कि जो जितना प्रकार का भी संख्या वो हो गया अचर, और बाद बाकी जिसका मान हम लोग को नहीं मालूम है उसको हम लोग निकालते हैं, एक्स वाई जेड मान के उसको निकालते हैं, वो क्या कहलाता है, चर कहलाता है। तो इसी का जो समूह है, जब इस दोनों को आपस में मिला देते हैं तो वही बनता बहुपद। वही चीज़ क्या बनता है, बहुपद। तो इस दोनों को पहले से मिलाने के बाद बनता पहले बीज व्यंजक। इस दोनों को पहले मिलाएंगे तो बीज व्यंजक, और यही बीज व्यंजक तब आगे चल के क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सरल शब्द में समझते हैं कि चर समझ में आ गया जिसमें एक्स वाई जेड सारा रहेगा, और एक हो गया अचर जो संख्या है, दुनिया में जितना प्रकार का संख्या देखते हो सारा का सारा अचर है। जब इस दोनों को आपस में मिला दे तो ये हो जाएगा बीज व्यंजक। तो चर और अचर के समूह को बीज व्यंजक बोलते हैं। और जब इस बीज व्यंजक में जब हम लोग चर का घात देखेंगे तो कहने का मतलब जैसे देखो x + 5, देखो इसमें चर है और अचर है, ये हो गया बीज व्यंजक। चर और अचर या तो जोड़ के साथ रहेगा, या तो गुना के साथ रहेगा, घटा के साथ रहेगा, भाग के साथ रहेगा। मतलब चर और अचर जब आपस में आएगा तो ये चारों में से किसी भी साथ में रह सकता है, और रहने के बाद वो क्या कहलाएगा, एक बीज व्यंजक कहलाएगा। तो जैसे देख लो कि ये x + 5 है, ये बन गया बीज व्यंजक। इसमें जो चर है, इस चर का घात देखना। घात मतलब इसके ऊपर जो पावर रहेगा, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है। अगर इसको ऐसे लिख दें या फिर इसको ऐसे लिख दें तो देखो ये जो चर है इसके ऊपर घात देखो 3 है, एक पूरा संख्या, एक पूर्ण संख्या। देखो ये चर है, इसके ऊपर घात कुछ नहीं तो 1 है, इसमें पूरा संख्या है। तो इस प्रकार के बीज व्यंजक को बोलते हैं बहुपद। तो जैसे ये बीज व्यंजक भी है, ये बहुपद भी है। क्यों? क्योंकि इसका चर पूरा संख्या। अब देखो यहाँ पे सवाल क्या बनता है कि सारा का सारा बहुपद बीज व्यंजक होगा, लेकिन सारा का सारा बीज व्यंजक बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि देख लो कि अगर कोई इस प्रकार से लिख दे, ये बीज व्यंजक है, ये क्या है, बीज व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें चर का घात क्या आ गया, माइनस आ गया। तो ये बीज व्यंजक है लेकिन ये बहुपद नहीं हो सकता। अब एग्जाम में सवाल बहुपद से यहाँ से बनता है, 4 ऑप्शन देकर पूछेगा कि इसमें कौन बहुपद में है। तो वैसा बीज व्यंजक जिसमें चर का घात क्या होगा, एक पूरा संख्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा, वही क्या कहलाएगा, बीज व्यंजक, वो कहलाएगा बहुपद। पूरा संख्या ये भी है, तुम भी सोचोगे ये भी तो एक पूरा संख्या है, तो फिर ये बहुपद क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके आगे माइनस आ गया। ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्णांक है, ठीक है ना। पूर्णांक और पूर्ण संख्या में अंतर है, इस बात को याद रखो, दोनों बराबर नहीं है।
पूर्ण मतलब होता है पूरा पूरा संख्या, वैसा संख्या जो हम लोग गिनती में गिनते हैं, 0 से लेकर अनंत तक जो गिनते हैं वो हो गया पूर्ण संख्या। पूर्णांक 0 से लेकर अनंत तक भी पूर्णांक है, और 0 से जो माइनस अनंत तक जाएगा, -1 -2 -3, वो क्या कहलाता, वो पूर्णांक कहलाता। तो पूर्णांक में जो प्लस वाला पूर्णांक होगा, अगर वो घात में आ जाए तब वो फिर बीज व्यंजक बहुपद होगा, और पूर्णांक वाला माइनस वाला पूर्णांक घात में आ जाए पूर्णांक, तो फिर वो क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ बीज व्यंजक होगा, लेकिन वो बहुपद नहीं होगा। तो दोनों में अंदर समझ में आ गया। अब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता, आसान क्वेश्चन वो नहीं पूछता यहाँ से। अब देखो क्वेश्चन पूछता कैसे, 4 ऑप्शन देके पूछेगा कि इसमें से बीज व्यंजक में कौन है। जैसे देखो पहला ऑप्शन दे दिया x² + 7 पे घात -2 + 5x। फिर ऑप्शन बी दे दिया यहाँ पे x² बटे x पे घात -2 + 7x + 3। फिर सी में दे दिया ये, हाँ x पे घात यहाँ पे दे दिया ये 4 + 8 पे घात -2 + 3x², और डी में दे दिया सभी। अब तुमसे पूछा क्या कि इसमें से बीज व्यंजक में कौन है, इसको हटा देते, इसमें सिर्फ x² देते। अब तुमको पूछा कि इसमें से ये बीज व्यंजक तो सब है, क्योंकि चर और अचर आ गया। अगर तुमसे बीज व्यंजक पूछेगा तो सभी बीज व्यंजक है, क्योंकि चर और अचर जैसे आ जाए साथ में हमेशा क्या होगा, बीज व्यंजक होगा। अब तुमसे पूछ दिया कि इनमें से कौन बहुपद में है, तो क्या बताओगे इसमें से क्या हो सकता है, बी। तो जैसे तुम ऐसे टिक लगाओगे तो एग्जाम करेगा ऐसे, नहीं देगा नंबर हो। तो देखो यही तो तुमको पकड़ना है कि सवाल पूछता सही है वो, लेकिन तुमको थोड़ा सा वहाँ पे धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि देख लिया सवाल टिक मार दिया, होता है ऐसा, बहुत सारा सवाल होता है कि देखने तुमको आसान लगता है टिक मार देता। जैसे ये सवाल है, ये लगभग 99% बच्चा गलत करके आएगा इस सवाल को, और उसको लगेगा कि हम सही करके आए। तो देखो तुमको सबसे पहले इस चीज़ को चेक करना होगा कि बीज व्यंजक से बहुपद कैसे बनता है। तो सबसे पहले माइंड में ये आना चाहिए कि वैसा बीज व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूरा पूरा संख्या हो, वही क्या है, बीज व्यंजक। अब तुम यहाँ पे एक माइंड लेके आओ, अपने दिमाग में सोचो कि सिर्फ चर का बात बोला है, अचर का बात कुछ नहीं बोला है। परिभाषा में अचर का बात कहीं नहीं आया है कि अचर का घात कैसे नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ तुमको चेक किसका घात करना है, चर का घात। देखो यहाँ पे चर का घात चेक किए, पूरा पूरा संख्या, चर का घात चेक किए, पूरा पूरा संख्या, तो ये बीज व्यंजक है। अब देखो इसमें देखो चर का घात चेक किए, पूरा पूरा संख्या, चर का घात चेक किए, पूरा पूरा संख्या। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ किसका घात चेक करना है, चर का। तो ये भी बीज में, ये भी बहुपद में है। हमको इसका घात नहीं देखना, हमको सिर्फ और सिर्फ जहाँ जहाँ चर है उसका घात देखना, तो मतलब ये भी बहुपद में है। अब इसमें आ जाओ, जैसे इसमें चेक करोगे चर का घात पूरा पूरा है, चर का घात पूरा पूरा, अचर से हमको कोई मतलब है ही नहीं, तो ये भी बीज व्यंजक है। तो आंसर ये वाला होगा। तो बहुपद पकड़ में आ गया। तो अगर बहुपद पकड़ में आ गया तो फिर द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात जो भी बहुपद आए वो भी तुमको समझ में अब आएगा, ठीक है ना। तो जो बच्चा को बहुपद समझ में आ गया अब आगे उसको दिक्कत होगा नहीं। अब देखो आगे चलते हैं हम लोग इसमें कि हम लोग को तो बहुपद समझ में आ गया, लेकिन हम लोग को पढ़ना द्विघात समीकरण पढ़ना है। तो सबसे पहले देखो, जब बहुपद हम लोग समझ लिए कि बहुपद है क्या, तो बहुपद का बहुत सारा प्रकार है, उसको भी समझना होगा, तब हम लोग यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो सबसे पहले देखो बहुपद का प्रकार, तो चर के आधार पर ये आएगा यहाँ पे अनंत। तो चर के आधार पर अनंत मतलब क्या हो गया कि चर में हम लोग x, y, z कुछ भी ले सकते हैं और ये अनंत तक जाएगा, ये तो तय है। जैसे देख लो कि एक बहुपद लिख रहे हैं x² + 7y + 3z + 6p + 3r, ये अनंत तक जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर चर के आधार पे बहुपद पूछेगा तो अनंत चर में बहुपद हो सकता है। ये अलग चर है, ये अलग चर है, ये अलग चर है, ये अलग चर है, अनंत तक हो गया। जैसे अगर तुमको कोई सवाल लिख दिया x² + 5x + 3, सबसे पहले देखो ये बीज व्यंजक है। अगर बीज व्यंजक है तो आगे सोचेंगे, अगर बीज व्यंजक, ये तो बीज व्यंजक है, तो सबसे पहले तुम क्या सोचा कि ये बीज व्यंजक है। अब बीज व्यंजक में सबसे पहले तुमको अब ये सोचना कि ये बहुपद में है या नहीं। अगर बहुपद में है तो फिर आगे का कहानी होगा, अगर बहुपद में नहीं तो आगे का कहानी समाप्त ही से, ठीक है ना। तो देख लिया कि इसका चर का घात पूर्ण संख्या है, इसमें भी चर का घात पूर्ण संख्या, तो मतलब ये बहुपद में है, ये बहुपद में है। तो बहुपद में है तो कितने चर में बहुपद, तो एक ही चर में बहुपद की दोनों जगह सिर्फ और सिर्फ x है। तो वैसा बहुपद जिसमें एक ही प्रकार का चर हो तो उसको एक चर में बहुपद बोलें। अब इसको दो चर नहीं बोलना कि तुम बोलोगे भाई यहाँ पे एक बार x है, यहाँ पर भी एक बार x है, दो चर में बहुपद हो गया, तो ऐसा नहीं, दोनों जगह क्या है, x ही तो है, दोनों के लिए x का मान क्या होगा, एक ही जैसा तो आएगा, अलग अलग थोड़े आएगा। हाँ अगर यहाँ पे x होता, यहाँ पे y होता, तो फिर इसको हम लोग दो चर में बहुपद बोलते हैं।
तो बहुपद का प्रकार समझ में आ रहा है ना कि 9th में जब तुम लोग पढ़े हो 3.1 से तीसरा चैप्टर, तो सवाल यही से स्टार्ट हुआ है कि कितने चर में कौन बहुपद है। तो ये एक चर में बहुपद है, तो मतलब अलग अलग चर आएगा तो उतना चर में वो बहुपद होगा। अगर सवाल को ऐसे ही लिखता ये, तो ये 2 चर में बहुपद, एक x यहाँ पे, ये y यहाँ पे, तो हो गया क्या 2 चर में बहुपद हो गया ये। अगर 3 x y z आया था तो 3 चर में बहुपद। तो चर जब अलग अलग होगा तो उतने चर में वो क्या कहलाएगा, बहुपद। तो किसके आधार पे बहुपद हो गया, चर के आधार पे। अब दूसरा आएगा घात, पद के आधार पे बहुपद, पद के आधार पर बहुपद, तो ये भी अनंत होगा। पद मतलब देखो, सबसे पहले कि जब हम लोग बीज व्यंजक को पढ़ेंगे तो उसमें पद किसको बोलेंगे, तो पद उसी को बोलेंगे जब वो जोड़ घटा के साथ वो अलग रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक पद बोलेंगे। 8th क्लास में भी इस चीज़ को हम लोग पढ़े थे। जैसे देख लो कि ये जोड़ घटा के साथ ये अलग है, देखो जोड़ के साथ ये वाला अलग है, जोड़ के साथ ये वाला अलग है, तो कुल मिला के इसमें 2 पद है। अब इसमें कोई गिनना नहीं कि 1 2 3 4 पद नहीं है। पद हमेशा बीज व्यंजक में 2 ही चीज़ से अलग होगा, या तो जोड़ से या तो फिर घटा से। तो कुल मिला के ये एक पद है, क्योंकि जब चर और अचर के बीच जब कोई चिन्ह नहीं रहता तो किसका चिन्ह रहता है, गुना का चिन्ह रहता है। ये हम लोग 7-8 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं इस चीज़ को। तो इसके बीच में कोई चिन्ह है तो ये गुना में है, इसके बीच में कोई चिन्ह है तो गुना है, इसके बीच कोई चिन्ह है तो गुना है। तो चर अचर के बीच में जब कोई चिन्ह ना रहे तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, गुना मानते हैं उसको। एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, कुल मिला कितना हो गया। अब एक चीज़ क्लियर हो गया कि सबसे पहले ये बीज व्यंजक है। बीज व्यंजक में देखिए बहुपद है या नहीं, तो सबका घात देखो, इसमें घात 1 है बहुपद है, इसमें घात 1 है बहुपद है, इसमें घात 1 है, चलिए इसमें 2 दे, तो ये बहुपद है। तो मतलब पूरा संख्या, इसमें पूर्ण संख्या, इसमें पूर्ण संख्या, इसमें पूर्ण संख्या, ये बहुपद में है। अब तुमको अगर चर के आधार पे बहुपद बोलेगा तो कितना चर में बहुपद, ए नहीं, फिर देखो ये दोनों एक ही ना हो गया, ये 2 चर में बहुपद है। तो देखो चर के आधार पे पूछेगा तो 2 चर में बहुपद, पद के आधार पे पूछेगा तो 1 2 3। सवाल को समझोगी, क्वेश्चनर यहाँ से घुमा दिया तो फिर घूम जाओगे सब, ठीक है ना। तो चर के आधार पे पूछ दिया तो 2 चर में बहुपद, अगर पद के आधार पे पूछ दिया तो 1 2 3 पद में बहुपद। देखो एक ही क्वेश्चन, उत्तर देखो दोनों का अलग अलग आ रहा है, सिर्फ एक वर्ड बदल रहा है। चर के आधार पे पूछा तो 2 चर, पद के आधार पे पूछ दिया तो 3 पद। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो मतलब पद के आधार पे भी तब क्या होगा, ये अनंत होगा, पद के आधार पे भी क्या होगा, अनंत होगा। अब देखो तीसरा बच गया और यहाँ से तुम्हारा 10th क्लास स्टार्ट होता है। घात के आधार पे बहुपद है ना, घात के आधार पे बहुपद, और हम लोग को यही पढ़ना है इस चैप्टर में कि घात के आधार पे ही तुम्हारा चैप्टर में बहुपद को दिया है। इस दोनों के आधार पे अब इसमें नहीं दिया, ये हम लोग 9th में ही पढ़ चुके हैं। तो अब देखो घात के आधार पे बहुपद मतलब जितना उसके ऊपर घात होगा उतना घात में वो बहुपद कहलाएगा। जैसे देखो अगर x + 5 लिख दिया तो इसके ऊपर घात कुछ नहीं तो 1 है, तो ये कहलाया एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद बोलते हैं। घात 1 है तो एक घाती या फिर रैखिक। अगर घात 2 आ जाए तो द्विघाती, घात 3 आ जाए तो त्रिघाती, घात 4 आ जाए तो चतुर्थ घाती, घात n आ गया तो n घाती। ये समझ में आ गया। और हम लोग को पढ़ना क्या है, द्विघाती समीकरण पढ़ना, बहुपद नहीं पढ़ना। हम लोग को पढ़ना क्या है, द्विघाती समीकरण। कि द्विघाती बहुपद हम लोग 2.1 से लेकर 2.4 तक में पढ़ चुके हैं। वहाँ पे पढ़े ना बहुपद, लेकिन वहाँ पे भी बहुपद मैक्सिमम 3 तक ही आया है, 2 और 3, जबकि 9th क्लास में हम लोग 3 तक गुणनखंड किए भी है, वहाँ पे किए है ना। तो मतलब अब घात के आधार पे बहुपद क्या होगा, तब अनंत होगा। तो देखो चर के आधार पे भी अनंत, पद के आधार पे भी अनंत, घात के आधार पे भी अनंत, कोई समस्या नहीं है। हम लोग को यही चीज़ पढ़ना। अब देखो सवाल यहाँ पे, एक सवाल यहाँ पे अब लिखते हैं। अब तुमको तीनों चीज़ इसमें बताना है। अब सबसे पहले देखो ये बीज व्यंजक है, क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों आ गया। अब ये बहुपद में है या नहीं है, बहुपद में है। चर का घात पूर्ण संख्या, चर का घात पूर्ण संख्या, ये बहुपद में है। अब तुमको पूछ दिया चर के आधार पे कौन सा बहुपद है, ये एक चर में बहुपद, एक ही चर है ना, x x x, तो एक चर में बहुपद हो गया। और ये पद के आधार पे पूछेगा तो 1 2 3, 3 पदी बहुपद। चर के आधार पे एक चर में बहुपद, पद के आधार पे त्रिपदी बहुपद, है ना। अब घात के आधार पे पूछेगा तो जो मैक्सिमम रहेगा वही, तो ये हो गया द्विघाती बहुपद। तीनों चीज़ समझ में आ गया। एक ही सवाल में तीनों चीज़ है। अगर तुमको चर के आधार पर पूछे देख लेंगे, चर एक ही जैसा चर है, ये भी और ये भी दोनों एक ही चर है, तो मतलब एक चर में बहुपद है ये, है ना। अगर तुमको पद के आधार पर पूछ दिया तो 1 2 3 त्रिपदी बहुपद है। अगर तुमको घात के आधार पर पूछ दिया तो ये
मैक्सिमम 2, जो मैक्सिमम घात रहेगा उसी घात में वो क्या कहलाएगा, बहुपद। तो द्विघाती बहुपद, तो बहुपद में कोई समस्या नहीं, लेकिन तो भी फंसोगे। अब देखो एक सवाल अब हम देते हैं, देखो चैप्टर को ऐसे ही पढ़ना होगा तब चैप्टर कहीं जाके समझ में आएगा। मैथ में तो टाइम देना पड़ेगा, बिना मैथ का कुछ होने वाला है नहीं, तो इसलिए इसमें ज़्यादा तुमको टाइम देना भी पड़ेगा। अब देखो एक सवाल यहाँ पे लिखते हैं, लिख दे एक सवाल यहाँ पे। सबसे पहले ये बीज व्यंजक है, माइंड में यही चीज़ को लेगा, क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों चीज़ है। अब उसके बाद देखो बहुपद है या नहीं, तो चर का घात पूर्ण संख्या, चर का घात पूर्ण संख्या, चर का घात पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद में है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब तुमको पूछ दिया कि कितने चर में बहुपद, x अकेला, y अकेला, z अकेला, तो तीनों चीज़ अलग अलग, तो 3 चर में बहुपद हो गया। अब पद के आधार पे 1 2 3 4, 4 पद में बहुपद। अब घात के आधार पे मैक्सिमम घात 4, बस यही तुम करोगे और यही गलती कर बैठोगे, ठीक है ना। अब देखो सुनो ध्यान से कि घात के आधार पे बहुपद कब होगा, ये एक समस्या यहाँ पे बनता है, और लगभग बच्चा इसको टिक करता है इससे। अच्छा मास्टर को भी हम देखे पढ़ाते हुए कि इस प्रकार से करता है, लेकिन ये चीज़ गलत है। देखो घात के आधार पे बहुपद एक ही शर्त पे होगा, जब उसमें चर एक ही जैसा रहेगा। चर अगर अलग अलग आ जाए तो घात के आधार पे कभी भी बहुपद नहीं होगा। तो तुम लोग गौर किया इस बात को कि जब हम लोग बहुपद पढ़े तो सब जगह था तो x ही था, सब जगह था तो y ही था, सब जगह था तो u ही था, ऐसा ही था ना। इस चीज़ को गौर किए हो ना। तो मतलब क्लियर ये चीज़ हो गया क्या कि घात के आधार पे जब भी बहुपद तुम पढ़ोगे तो उसमें चर क्या होगा, एक ही जैसा होगा, उसमें अलग अलग चर कभी भी नहीं आ सकता है। तो मतलब ये चर के आधार पे बहुपद है, पद के आधार पे भी बहुपद है, लेकिन घात के आधार पे बहुपद नहीं है। तो गलत हो गया ना सवाल यहाँ पे। तो ये घात के आधार पे बहुपद एक ही शर्त पे होगा, जब उसमें क्या होगा, चर एक जैसा होगा। तो इसलिए किसी चर में, किसी भी घात में बहुपद नहीं कहलाएगा। ये चर के आधार पे होगा, पद के आधार पे होगा, लेकिन घात के आधार पे बहुपद नहीं होगा। क्योंकि अभी तक जो हम लोग बहुपद पढ़े हैं, जब त्रिघात पढ़े तो एक ही जैसा घात, द्विघात पढ़े तो एक ही जैसा चर, त्रिघात पढ़े तो एक ही जैसा चर। उसके बाद हम लोग बहुपद में जितना भी पढ़े उसमें एक ही जैसा चर था, एक सवाल में एक ही जैसा चर था। तो इसलिए घात के आधार पे बहुपद एक ही शर्त पे होगा, जब उसमें चर एक जैसा रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो बहुपद अगर समझ में आ गया तो अब चलते हम लोग इस चैप्टर में, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखो एक द्विघात बहुपद लिखते हैं, 5x² प्लस 6x प्लस 8। सबसे पहले ये बीज व्यंजक है, चर के आधार पे पूछ दिया तो एक चर में बहुपद, पद के आधार पे पूछ दिया तो 3 पद में बहुपद, और घात के आधार पे पूछ दिया तो द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद है ये, बहुपद। अभी ये बहुपद है, ये समीकरण में अभी नहीं बदला। अब देखो इस बहुपद को समीकरण में हम लोग कैसे बदलते हैं। तो देखो वह बहुपद, वह बहुपद, तुमको बहुपद ही लेना होगा, बीज व्यंजक वहाँ पे यूज नहीं करना, क्योंकि बहुपद हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे घात आएगा। जब घात आ गया तो बहुपद है, जब घात ही नहीं तो बहुपद क्या हो सकता, बीज व्यंजक हो। तो वैसा बहुपद जब वो किसी के तुल्य हो जाए, वैसा बहुपद जब वो किसी के तुल्य हो जाए, मतलब किसी के साथ उसका कंडीशन आ जाए। तुल्य मतलब वो किसी के बराबर हो जाए, किसी के साथ उसका तुलना हो जाए, तो वैसा बहुपद को हम लोग बोलते हैं समीकरण। वैसा बहुपद को क्या बोलते हैं, समीकरण। तो इस बात को याद रखो कि वैसा बहुपद जब उस बहुपद को किसी चीज़ का हम लोग बराबर कर दे तो वैसा बहुपद को हम लोग बोलते हैं समीकरण। अब उसमें जितना घात दे दो उतना घात में समीकरण, 2 दे दिए तो द्विघाती समीकरण, 3 दे दिए तो त्रिघाती समीकरण, 1 दे दिए तो रैखिक समीकरण। ये चीज़ क्लियर हो गया ना। तो आसान हो गया चैप्टर कि वैसा बहुपद जब उस चीज़ को हम लोग किसी चीज़ के बराबर कर दे तो हो गया समीकरण। अगर उस समीकरण में जो चर का घात 2 है तो वो क्या कहलाएगा, द्विघाती समीकरण। तो एक सटीक परिभाषा क्या बना कि वह बहुपद जिसमें चर का घात 2 हो तथा वह बहुपद किसी चीज़ के बराबर हो जाए, किसी के तुल्य हो जाए, तो उस प्रकार के द्विघाती बहुपद को द्विघाती समीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया ये। अब देखो इसमें तो कुल मिला के ये तब क्या हो गया, द्विघाती समीकरण। इसको मान लो कि हम लोग 0 के बराबर कर दिए तो एक कंडीशन लग गया कि ये समीकरण इसके बराबर होगा। अब रहा सवाल कि ये जो बराबर होगा ये कैसे बराबर होगा, इसका तो कोई बात होगा ना। अब देखो इसका बात क्या, ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, इसके साथ हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये जो हम लोग के पास चर है इसका कुछ ना कुछ मान ऐसा निकल के आएगा कि जब यहाँ पे रखेंगे हम लोग तो वो किसके बराबर हो जाएगा, हल करने के बाद 0 के बराबर। तो कंडीशन को यही x फॉलो करेगा, ये जो तुम्हारा चर है ना यही कंडीशन को क्या करेगा, इसको पूरा कंप्लीट करेगा, फॉलो करेगा इसको। मतलब ये जो x का मान निकल के आएगा जब इस समीकरण में रख दिया जाएगा तो हमेशा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। 0 दिए तो 0 के बराबर, 5 दिए तो 5, जो दे दो तुम यहाँ पे जितना चीज़ रखेंगे तो x का वैसा मान निकल के आएगा
जो इसको इसके बराबर कर दे हल करने के बाद, तो वो कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना, तो तब ये क्या कहलाता है कि ये इसका तुल्य है। अब देखो यहाँ पे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, कि सवाल यहीं से बनेगा कि द्विघात समीकरण तो समझ में आ गया। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो यही है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ये इसका क्या कहलाता है, व्यापक रूप। इस a के यहाँ पे कुछ ना कुछ मान आएगा, इस b के यहाँ पे कुछ ना कुछ मान आएगा, और c तो कांस्टेंट है, ये भी मान दे के रखेगा। जैसे देख लो कि 6x² + 5x प्लस यहाँ पे 10 = 0। देखो यहाँ पे a का मान हो गया 6, यहाँ पे b का मान हो गया 5, और यहाँ पे c का मान हो गया 10। तो a b c तीनों हम लोग का यहाँ से निकल गया। अगर तुमको कहीं बोल दे कि इसको व्यापक रूप में लिखे, अगर सवाल को ऐसे वो दे दे और सवाल में बोल दिया कि इसको द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में लिखे, तो तुमको लिखना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस। देखो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, प्लस, लेकिन दोनों जगह माइनस है। तो अब देखो इसको लिखने का तरीका देखो कैसे होगा। इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, हम लोग सवाल को ऐसे लिखेंगे। अब देखो फिर इसको हल करो, तुम यही चीज़ पूरी जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये वाला होगा तुम्हारा व्यापक रूप। तो सवाल को कैसे भी घुमा के दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुमको याद होना चाहिए कि व्यापक रूप होता कैसे है। तो इसका क्या हो गया, व्यापक रूप। ठीक है ना, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलो। तो जब देखो, जब इसको हम लोग हल करेंगे, क्योंकि एक चीज़ तो हम लोग पढ़ लिए क्या, कि ये जो x है यही इसका चर है, और इस चर का मान हम लोग को निकालना है। इसका कुछ ना कुछ मान निकल के आएगा, क्योंकि ये तो फिक्स नहीं है। ए बी सी फिक्स है, कुछ भी दे सकता है, 1 2 3 4 5 अनंत तक कोई भी संख्या हो दे सकता है उठा के, लेकिन ये x का मान नहीं हम लोग को मालूम है। तो ये जो x का मान निकल के आएगा, ये जो x का मान हम लोग यहाँ से जो निकाल के लाएंगे, ये कहलाएगा इसका शून्यक। इस समीकरण का क्या कहलाएगा, ये शून्यक, या फिर ये कहलाएगा मूल, या फिर यही कहलाएगा इसका मान। ये 3 वर्ड याद रखना, ये क्या कहलाएगा, शून्यक, या फिर मूल, या फिर मान। ये जो x का मान निकल के आएगा, यही 3 नाम से हम लोग इसको जानेंगे कि x का मान क्या होगा। तो वो मान को हम लोग या तो शून्यक बोलेंगे, मूल बोलेंगे, या फिर मान बोलेंगे। तो अब इसको निकालने का कोई ना कोई विधि होगा, तो उस विधि को पहले छोड़ो, पहले ये जानो कि इस x का मान को जो हम लोग निकाल के लाए हैं यहाँ से जो निकल के आएगा ये x का मान, तो x का मान कै गो आएगा निकल के, ये भी एक समस्या बनता है। तो इसमें कै गो मूल हो सकता है, तो बस इतना याद रखो, घात जितना रहेगा उतना उसका मूल होगा। घात अगर 2 है तो इसका मूल भी कितना आएगा, 2 आएगा। घात अगर 3 है तो इसका मूल भी कितना होगा, 3 होगा। और घात अगर 4 है तो इसका मूल भी कितना आएगा, 4। क्योंकि सवाल डायरेक्ट पूछता है कि तुमको द्विघात समीकरण दे देगा, बोलेगा इसमें मूलों की संख्या कितना है, तो घात अगर 2 है तो 2 मूल, घात अगर 4 है तो 4 मूल, घात अगर अनंत है तो मूल भी कितना आएगा, अनंत। तो बस एक चीज़ क्लियर हो गया कि जितना घात उतना उसका मूल निकल के आएगा। तो इसमें 2 मूल आएगा, इसमें मूल कितना आएगा, 2 मूल आएगा। अब दोनों मूल का नाम कुछ अलग अलग देगा। अब ये जो 2 मूल निकल के आएगा यहाँ पे, हो सकता है कि दोनों सेम आ जाए, ऐसा भी तो कंडीशन बन सकता है। हो सकता है कि दोनों मूल अलग अलग भी आए, ये भी कंडीशन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है इसका मूल हम लोग निकाल ही ना पाए। तीनों कंडीशन यहाँ पे हो सकता है कि हो सकता है कि मूल एक जैसा आ जाए, हो सकता है कि मूल अलग अलग आए, दोनों का मान जो x का आएगा दोनों अलग अलग आएगा, हो सकता है कि ये निकलेगा ही ना। ये तीनों कंडीशन इसमें संभव है, तो उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। अब देखो इसमें, तो ये जो मूल यहाँ से निकल के आएगा तो इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, ये सबसे बड़ा समस्या होता है। तो इसको हम लोग अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। अभी ये है क्या, अल्फ़ा बीटा क्या है। तो देखो गणित में लगभग हम लोग जितना चैप्टर पढ़ते हैं वो लगभग चैप्टर यूरोपियन जो कंट्री है, जितना भी देश है, यूरोप एक महादेश है, तो बात पता है सबको। इस महादेश में जितना देश है, उस देश का एक खासियत शुरू से क्या रहा है कि दुनिया में लगभग चीज़ों का आविष्कार यही किया है। जितना चीज़ तुम लगभग देखते हो इस दुनिया में, तो गणित का भी जानकारी सबसे पहले हम लोग को वहीं से मिलता है। जैसे त्रिकोणमिति सब पढ़ते हैं, ये मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति हो गया, उसके बाद ये तुम्हारा बीज व्यंजक वाला जो चैप्टर हो गया, सारा का सारा ज्ञान हम लोग को वहीं से मिलता है। इंडिया साइड में या फिर एशिया महादेश में इसका कोई इतना डेवलप शुरू से था ही नहीं, ठीक है ना। तो अब वहाँ पे जो जो चीज़ चलता था संकेत के रूप में, तब ये सब चीज़ को प्रयोग करता था। असल में ये सब चीज़ ना वहाँ का एक अक्षर है, लेटिन भाषा के ये सब क्या है, अक्षर है। जैसे हम लोग क ख अपना देवनागरी लिपि में पढ़ते हैं, ये सब हम लोग का लिपि हो गया, हिंदी हम लोग का भाषा हो गया। उसी प्रकार से अल्फ़ा बीटा गामा थीटा ये सब क्या हो गया, वो सब क्षेत्र का ये सब अक्षर था, और उसी को किस रूप में दिखाने लगा हो, सांकेतिक रूप में दिखाने लगा हो। इसीलिए हम लोग इस मूल को हम लोग क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा, और दूसरे को क्या मानते हैं, बीटा। तो अल्फ़ा बीटा अगर गणित की भाषा में बोले तो तुम कभी नहीं बोलना कि द्विघात समीकरण का ये मूल है, ये गलत हो जाएगा। तो तुमको कभी कोई पूछ दे कि अल्फ़ा क्या है बीटा क्या है,
तो तुम क्या बताओगे कि द्विघात समीकरण का मूल है 100% ये गलत है, ऐसा तुम नहीं बोल सकते हो। इसको तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो। जब उसको गणित के संदर्भ में पढ़ोगे तब उस द्विघात समीकरण का क्या होगा, वो मूल होगा। और ऐसे अगर तुमको पूछ दे कि अल्फा बीटा गामा ये सब क्या है, तो तुम एक ही वर्ड में उत्तर देना, ये सब लैटिन अक्षर है। जैसे हम लोग हिंदी में क ख, इंग्लिश में ABC पढ़ते हैं, उसी प्रकार से लैटिन में क्या है सब, ये सब अक्षर है। इसका हम लोग प्रयोग सांकेतिक रूप में किस में करते हैं, गणित में करते हैं। जैसे थीटा का प्रयोग कोण के रूप में कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा का प्रयोग मूल के रूप में कर लेते हैं। तो तुम वहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोल देना थीटा क्या है कोण, गलत हो जाएगा वहाँ। थीटा अगर गणित के संदर्भ में पूछ रहा तब क्या होगा, वो कोण होगा, नहीं तो बाद बाकी फिर वो क्या हो जाएगा, एक अक्षर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया सभी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो दो मूल निकल के आता है, एक को मानते हैं अल्फ़ा और एक को मानते हैं बीटा, एक को मानते हैं अल्फ़ा और एक को मानते हैं बीटा। अब देखो इस दोनों के बीच कुछ ना कुछ संबंध है। ये संबंध जब ये फॉलो करेगा, इसमें जो जो संबंध आता है और उस चीज़ को ये फॉलो कर लिया, तब तो हम लोग बोलेंगे क्या कि हम लोग का मूल सही निकला है। अगर फॉलो नहीं किया तब तो हम लोग का मूल गलत निकल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2-3 सूत्र हम लोग का अब यहाँ पे बनेगा। तो उससे पहले देख लो कि द्विघात समीकरण जो दिया, इसका जो हम लोग मूल निकालेंगे तो कब कब मूल एक जैसा हो जाएगा, मतलब अल्फ़ा बीटा के बराबर हो जाए, फिर बीटा अल्फ़ा के, ये समान मूल हो गया। कौन सा मूल हो गया, ये समान। अगर दोनों अलग अलग आ रहा, एक अल्फ़ा एक बीटा, मतलब ये अगर 4 ये 5 दोनों अलग अलग आ गया, ये हो गया असमान। अगर दोनों निकले ही ना तो ये हो गया काल्पनिक। किसको हम लोग निकाल नहीं सकते, सिर्फ इसका कल्पना कर सकते हैं कैसा हो सकता है, ठीक है ना। तो हो जाएगा क्या तब, वो काल्पनिक। ये तीनों कंडीशन को फॉलो करने के लिए हम लोग के पास एक शब्द आता है, क्या, विवेक कर, विवेक कर, या फिर इसको विवेचक बोलते हैं, इसको विवेचक बोलते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो इसमें देखो ये रिलेशन क्या बताता है, विवेचकर बोलता क्या है कि इस द्विघात समीकरण में जो A है, इसमें जो B है और इसमें जो C है, इस तीनों के बीच एक संबंध क्या आता है कि ये जो B वाला पद है इसका स्क्वायर कर दीजिए और माइनस का 4AC कर दीजिए, ये कहला है विवेचकर। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग D से दर्शाते हैं, ये हो गया विवेचकर। इसका जो मान निकल के आएगा, मतलब इसमें जो ABC है, इसमें B का स्क्वायर कर दिए -4 और A गुना C कर दिए, उसके बाद B स्क्वायर में इसको घटा दिए। घटाने के बाद अगर ये D का मान, ये जो D निकल के आया, जो विवेचकर निकल के आया, अगर इसका मान 0 से बड़ा आ जाए तो इसका जो मूल निकलेगा, x का जो मान आएगा, ये x का मान एक अल्फ़ा आएगा और एक बीटा आएगा, दोनों अलग अलग आएगा, ठीक है। अगर इस D का मान 0 के बराबर हो जाए तो इसमें x का मान जो आएगा अल्फ़ा और बीटा बराबर होगा, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इस D का मान 0 से छोटा आ जाए तो इसका मूल हो जाएगा काल्पनिक। तब तुम जितना भी प्रयास कर लो तुम x का मान नहीं निकाल सकते हो। अब वहाँ पे हम लोग x का मान नहीं निकाल सकते हैं, चाहे तुम जो भी विधि लगा दो, x का मान हम लोग नहीं निकाल सकते। अब रहा सवाल कि अगर तुमको कोई द्विघात समीकरण से सवाल एक दे दिया, बोला कि बताओ x का मान क्या होगा। अब तुम बहुत तेज़ हो पढ़ने में, लेकिन सामने वाला ही बहुत होशियार है, उसको तो पता है कि बहुत तेज़ है, लेकिन वो चैप्टर में इसको फंसाना है, तुमको यहीं से उठा के सवाल दे देगा वो। और तुम्हारे पास जितना भी विधि है सब लगा लोगे, तुमसे सवाल नहीं बनेगा। अब सामने वाला समझ जाएगा कि इसको कितना आता है। तो जब भी अगर तुमको द्विघात समीकरण में कोई टेस्ट करने के लिए सवाल दे, उसको पता है कि तुम गुणनखंड कर लोगे, वर्ग विधि से बना लोगे, सूत्र के माध्यम से निकाल लोगे, उसको सब कुछ पता है, लेकिन तो भी तुमको सवाल दिया, सवाल तुमको तब यहाँ से देगा वो। जब यहाँ से सवाल देगा तुम गुणनखंड करना स्टार्ट कर दोगे, उसको पता चल जाएगा कितना जानता है। तो तुमको सबसे पहले क्या चेक करना हो, इसी चीज़ को चेक करना हो। जैसे अगर ये चीज़ निकल गया तो 100% तुम किसी विधि से उसका मान नहीं निकाल सकते हो। हाँ, इस दोनों विधि से भी तुम चेक कर लो। हाँ, अगर ये दो कंडीशन आ गया तब तो तुम इसका मान निकाल सकते हो। ये चीज़ समझ में आ गया ना। देखो इधर ध्यान दो, हम लोग अभी द्विघात बहुपद का समीकरण का व्यापक रूप देखें, ये वाला है। अब इसका जो मूल निकालेंगे तो मूल इसमें 2 निकल के आएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण तो 2 मूल, एक होता अल्फा और एक होता बीटा। इसको निकालने के लिए कंडीशन हम लोग के पास है क्या, विवेचकर। तो विवेचकर हो गया क्या कि B स्क्वायर माइनस 4AC। इसमें जो अचर पद है ABC, वही इसमें बैठा के हल करेंगे। अगर इस कंडीशन में D का मान 0 से बड़ा आ जाए तो मूल होगा वास्तविक, मूल वास्तविक तथा असमान, तथा असमान।
क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है यहाँ से, मतलब एक अल्फा निकलेगा एक बीटा। क्वेश्चन कैसे पूछता है देखो ऑब्जेक्टिव में, तुमको एक द्विघात समीकरण दे देगा और पूछेगा बताओ इसका मूल क्या होगा, वास्तविक, असमान, वास्तविक, समान या फिर काल्पनिक। ऐसे 100% क्वेश्चन पूछा और पूछेगा भी एग्जाम में। तो अब तुम देख लेना ये कंडीशन लगा के, ये कंडीशन मेरा ऐसा आ गया कि इस डी का मान 0 से बड़ा आ गया, तो ये वाला कंडीशन आएगा, 1 नंबर हो गया तुम्हारा एग्जाम में, यहाँ से पूछता है एग्जाम में। दूसरा कंडीशन देखो, अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो इसका भी मूल वास्तविक होगा लेकिन ये समान निकल जाएगा, मतलब अल्फ़ा और बीटा आपस में बराबर हो जाएगा, फिक्स है ये। अगर इसका मान 0 से छोटा हो जाए तो मूल इसका काल्पनिक होगा, काल्पनिक मतलब इसका मूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, जो ये जो अल्फ़ा और बीटा जो निकालेंगे हम लोग नहीं निकाल सकते। तो इस 3 कंडीशन में अगर ये 2 कंडीशन फॉलो कर गया तब तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब रहा सवाल कि इसको निकालेंगे कैसे, इसका विधि क्या क्या है, तो उस विधि को जानेंगे। ये चैप्टर पूरा हो गया समाप्त, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब देखो इसके अलावा एक चीज़ और पूछता है कि इस दोनों मूल के बीच संबंध क्या है। अगर ये हम लोग मूल निकाल सकते हैं इसका, तो इसके बीच कुछ ना कुछ संबंध आएगा। उस संबंध को हम लोग द्विघात बहुपद में पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये एक संबंध था वहाँ पे, और एक था अल्फ़ा इंटू बीटा ये एक संबंध था, और त्रिघात समीकरण में भी था वहाँ पे। तो जब हम लोग बहुपद पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग 2 ही चीज़ देखेंगे कि ये वाला कंडीशन किस में फॉलो कर रहा है। अगर ये फॉलो कर रहा है तो हम लोग किस विधि से सवाल को हल कर सकते हैं। और एग्जाम में 2 ही चीज़ पूछेगा तुमसे ये, ठीक है ना। इस प्रकार से कंडीशन देगा, तुमको पूछेगा कि हाँ इसका मूल ज्ञात करें। अब तुम उसमें जो जो विधि आएगा, एक विधि आएगा गुणनखंड विधि, एक आएगा तुम्हारा बीज व्यंजक विधि मतलब सूत्र का विधि आ जाएगा, और एक आ जाएगा पूर्ण वर्ग विधि। ये 3 विधि से हम लोग एक्स वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें सबसे आसान विधि होता है क्या, गुणनखंड विधि। अगर सवाल में स्पेशल कोई विधि लिखता है तो फिर ठीक है, हम लोग उसी विधि से बनाएंगे। अगर कुछ ना लिखे सवाल में तब तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे कि जो विधि होगा उस विधि से हम लोग सवाल को बना देंगे, जो तुमको समझ में आता है। तो पहले देखो इसको उतार लो, पहले इसको उतारो फिर इसको उतारो, तब हम लोग विधि को देखते हैं, ठीक है। उतारो इसको। अब देखो यहाँ पे एक सवाल दे दिया, द्विघात समीकरण का एक सवाल है ये, ठीक है। तो अब बोला क्या कि इसमें आप मूल ज्ञात करें इसका, या फिर शून्य ज्ञात करें, या फिर मान ज्ञात करें। घुमा फिरा के बात एक ही है, एक्स का मान निकालना। अब कुल मिला के हम लोग के पास 3 विधि है इसको ज्ञात करने का। सबसे पहले गुणनखंड विधि, ये पहला विधि है कि हम लोग एक्स का मान निकाल सकते हैं। दूसरा हो गया बीज व्यंजक, मतलब इसमें सूत्र आएगा, सूत्र विधि से हम लोग इसको निकालेंगे। और तीसरा इसमें आएगा पूर्ण वर्ग विधि। तीन विधि से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। लेकिन बस माइंड में एक ही चीज़ होना चाहिए कि सबसे पहले तुमको डी चेक करना है। डी में अगर ये 2 कंडीशन फॉलो किया तब हम लोग किसी भी विधि से इसका मान को निकाल सकते हैं। अगर तीसरा फॉलो कर गया ये, तब तो हम लोग इसका किसी भी विधि से मान नहीं निकाल सकते। ये चीज़ क्लियर हो गया। सवाल में डायरेक्ट लिख रहा है क्या कि इसका मान ज्ञात करें, तब तुमको डी चेक नहीं करना है। जैसे एग्जाम में सवाल दे दिया कि इसका गुणनखंड करें या फिर इसका मूल ज्ञात करें, तब तुम ये डी चेक नहीं करना, डी तुमको तब वहाँ पे चेक नहीं करना है। अगर सवाल में ये लिख दे कि इसका मूल वास्तविक है या नहीं है, अगर ये चीज़ लिख दिया कि मूल का अस्तित्व है या नहीं, सवाल जब लिखेगा वो तो दे देगा इस प्रकार से द्विघात समीकरण, और लिखेगा आगे क्या कि यदि मूल का अस्तित्व है तो मूल ज्ञात करे, तब उस कंडीशन में तुमको डी चेक करना पड़ेगा। और वो डायरेक्ट लिख दिया कि मूल ज्ञात करे, तब हम लोग डी को चेक नहीं करेंगे। तब तुम स्वतंत्र हो, किसी भी विधि से इसका मान को निकाल सकते हो। हाँ, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ रहा तो ये सबसे आसान विधि होता है, इसी से बना दोगे। सवाल में अगर कंडीशन लगा रहा है कि आप गुणनखंड विधि से बनाए, फिर बीज व्यंजक से, फिर पूर्ण, तब तो उसी विधि से बनाना होगा। सवाल यहाँ से पूछा है, पूर्ण वर्ग विधि से सवाल को पूछा है, 5 नंबर में पूछा है कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करें, तब तुम गुणनखंड से बनाओगे, आंसर निकाल भी दोगे तो भी तुमको 0 नंबर देगा, कि वहाँ पे विधि का वर्णन कर दिया ना वो, ठीक। अब देखो सवाल एग्जाम में पूछने का है तो हल करने का तरीका पता चल गया कि हम लोग को हल कैसे करना है। अब सवाल एग्जाम में पूछने का 2 तरीका है। तरीका क्या, एक सवाल को डायरेक्ट ऐसे दे देगा, द्विघात समीकरण के रूप में दे देगा डायरेक्ट सवाल को, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग किसी विधि से निकाल देंगे। लेकिन दूसरा देखो समस्या क्या होता है, ये शब्द समस्या वाला जो सवाल होता है कि अब सवाल को क्या कर दिया, उस शब्द में लिख दिया, शब्द में लिख दिया, उसके बाद तुमको समीकरण में लाना, तब सवाल को बनाना, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। तो ये वाला समीकरण जो होता है, यहाँ से जो समीकरण निकालते तो इसमें दिक्कत होता है, तो इसको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये भी आसान है,
तो देखो इससे हम लोग को क्या निकालना होगा, ये वाला चीज़, तब इसमें से किसी ना किसी विधि से हम लोग को बनाना होगा। तो सवाल यहाँ से भी पूछता है 2 नंबर में, पूछता है ना कि किसी बगीचे की लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, इस प्रकार से कंडीशन दे देता है वो। अब इसको तब फिर तुमको वो लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए बोलता है। तब वहाँ पे तुमको क्या करना होगा, शब्द को पढ़ के पहले द्विघात समीकरण बनाना होगा, तब उसका फिर तुमको हल निकालना होगा। तो सवाल 2 ही कंडीशन में पूछेगा ना, या तो सवाल को डायरेक्ट वो समीकरण में दे दे, या फिर सवाल को डायरेक्ट वो शब्द में दे दे। दोनों तरीक़ा से पूछ सकता। ऑब्जेक्टिव यहीं से लगभग पूछेगा, सब्जेक्टिव यहाँ से पूछता लगभग, है ना, दोनों कंडीशन से पूछ देगा। अब देखो ये जो सवाल लिखा है, तो इस सवाल को हम लोग बनाते हैं सबसे पहला विधि गुणनखंड विधि से। इस विधि से इसको पहले बनाते हैं कि गुणनखंड विधि से सवाल कैसे बनेगा। तो देखो गुणनखंड विधि जैसे ही बनाने जाओगे तो ये बहुत ही आसान विधि होता है। तो हम लोग के पास सवाल है कि 2x² - 7x + 3, इसमें अल्फ़ा और बीटा हम लोग को निकालना है। तो देखो द्विघात समीकरण हम लोग 8 क्लास से हल करते हुए आए। इसका रूल क्या है कि जो स्क्वायर वाला पद है, जो स्क्वायर वाला पद है उसके साथ जो a है, ये a का ही मान है। इस a को हम लोग c से गुना करेंगे, इससे करेंगे c से गुना करेंगे। तो c से गुना करेंगे तो आ जाएगा a गुना c, तो 3 दूना 6 आ गया। अब ये जो 6 संख्या हम लोग के पास आया, जब इसको हम लोग 2 भाग में बांटेंगे, इसको 2 भाग में बांटना है, तो 2 भाग में बांटने के बाद अगर इसको गुना करे तो फिर घूम के वही पहुंच जाए, अगर इसको जोड़े या फिर घटाए तो ये b के बराबर हो जाए। अब b कौन है, ये बीच वाला है। ये कंडीशन समझ में आ रहा, माइंड में बैठाओ कि सवाल आएगा और यहीं से पूछेगा बार बार, और तुम बार बार गलती करोगे। जब इस प्रकार से सवाल देगा ये कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करो, तो सबसे पहले देखो जो स्क्वायर वाला पद है उसके साथ जो a है, a का गुना c के साथ करेंगे। c के साथ गुना करने के बाद जो आएगा उसको 2 भाग में बांटना है। 2 भाग में बांटने के बाद अगर गुना करेंगे तो फिर वही c पूर जाए हम लोग का, मतलब जो 2 भाग में बांटे थे वही पहुंच जाए। अगर उसको जोड़े या फिर घटाए तो क्या आ जाए, b आ जाए, मतलब बीच वाला आ जाए, है ना, ये b है। तो मतलब a और c को गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो आएगा उसको 2 भाग में बांटेंगे। 2 भाग में बांटने के बाद उसको गुना करने के बाद वही c पहुंच जाए, और जोड़ें या फिर घटाने के बाद वो b हो जाए। तो ये कंडीशन जब फॉलो कर जाएगा तो इसका हम लोग गुणनखंड कर देंगे, है ना। तो देखो ये 6 आया, 6 को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, 2 3 -2 -3। देखो इसको गुना करो तो आ गया कितना, 6। इसको गुना करो तो भी आ गया कितना, 6। अब देखो इसको जोड़ो, जोड़ने से या फिर घटाने से क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। तो देखो इसको अगर तुम जोड़ोगे तो आएगा, नहीं आएगा, ये तो गलत हो गया। इसको जोड़ेगा तो -5, ये भी गलत हो गया। तो मतलब इस 6 का गुणनखंड और हो सकता है, ये 2 3 भी हो सकता है, -2 -3 भी हो सकता है, उसके बाद -6 -1 भी हो सकता है, 6 और 1 भी हो सकता है। देखो गुना करो, 6 पुर गया, जोड़ो 7 पुर गया, लेकिन 7 लेके नहीं आया ना, क्या लेके आना, -7। तो कुल मिला के -6 गुना -1, तो 6 गुना 1 6 माइनस प्लस, तो प्लस का 6 आ गया, 6 प्लस में ही है ना, 6 प्लस का आ गया। अब दोनों को जोड़ो, -6 -1 क्या आ गया, -7। तो मतलब ये वाला फॉलो करेगा हम लोग, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो हम लोग तोड़ेंगे किस में इसको, -6 और -1 में। ये समझ में आया। अब देखो जब बार बार बनाओगे तो ऑटोमेटिक बनेगा। अब तुम सोचोगे एक बार बना लिया हो गया, कभी नहीं होगा ऐसा, पढ़ाई में कभी नहीं हो सकता। सीधा सा बात, कोई भी चीज़ को जितना बार पढ़ोगे उससे तुम्हारा उतना लगाव बढ़ जाएगा। जैसे घर में ही देख लो, बहुत सारा रिलेशन है घर में, भैया है, पापा है, मम्मी है, और जितना रिलेशन सब है, इन सबसे ज़्यादा प्यार मम्मी से होता है सबको, लड़का हो फिर लड़की। कारण क्या है कि सबसे ज़्यादा मम्मी बोलते हैं घर में, है ना, जो काम है सबसे पहले मम्मी को ही याद करते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा प्यार किसके साथ होता है, मम्मी के साथ ही होता है। तो बस सीधा बात पढ़ाई में भी है, जितना तुम जिसमें टाइम दोगे वो सब्जेक्ट तुम्हारा अपना होगा। तुम बोलोगे एक बार बना लिए हो गया अपना, संभव ही नहीं कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बार बार बनाने के बाद ये माइंड में बैठता है। तो अब चलो इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो ये तो अपने यहाँ पे बैठ गया ऐसे ही 2x²। अब इसमें क्या हो जाएगा, -6x और -x। देखो दोनों को जोड़ो, -7 हो गया, दोनों को गुना करो, क्या आ गया, 6 आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, लेकिन जब इसमें जोड़ देकर यहाँ पे 6 नहीं लिखना है, जो है वही बैठेगा। सिर्फ हम लोग को ये गुना करके 2 भाग में बांटना था, है ना। अब देखो जोड़ा देखो, हम लोग को जोड़ा ही पुराना था, ये 2 जोड़ा आ गया। इस दोनों जोड़ा में देखो 2x कॉमन आ जाएगा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 3 6 है ना। तो जो एक जैसा चीज़ होता है उसको हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x बचा, ये माइनस है तो माइनस, 2 3 6, यहाँ पे 3 बचा। x यहाँ पे एक बारी गुना में था वो निकल चुका है,
यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा। अब इस दोनों में देखो, इस दोनों में कोई एक चीज़ एक जैसा नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो है, एक ये सब में रहता है, एक भगवान होता है, इस बात को याद रखो। दुनिया में कुछ नहीं तो एक सबके साथ है ना। जिस प्रकार से जीरो क्या भस्मासुर, ये बताए थे ना कि इसको तुम किसी के साथ गुना कर दो सबको भस्म कर देगा, कुल मिला के जीरो के बराबर हो जाएगा। ये एक क्या भगवान है और ये क्या हो गया भस्मासुर है ना। इसको तुम किसी के साथ गुना करो, जैसे निशा के साथ कर दे गुना, तो देखो बराबर जीरो ही आया। अब निशा नहीं लिखना यहाँ पे, है ना। हाँ, लेकिन सिर्फ और निशा, तुमको एक के साथ निशा करो तो फिर निशा आ जाएगा, तो मतलब निशा में भी भगवान है। इसलिए ना हम लोग बोलते हैं कि इंसान में भी क्या छुपा हुआ है, भगवान का रूप है, तो है ना, भगवान ही है इसमें, है ना। एक भगवान है तो सब में एक है, हम लोगों में भी एक है ना। अब देखो इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, -1, तो यहाँ पे बच गया x माइनस, देखो ये माइनस को मना चुका था, x माइनस में था तो क्या हो गया प्लस। ब्रैकेट का अर्थ क्या होता है, ये गुना होता है, ब्रैकेट का अर्थ क्या होता है, गुना होता है। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, -3 बराबर 0, माइनस प्लस माइनस हो गया। तो एक चीज़ यहाँ पे समझो, ये 3 गुना 5 और 3 ब्रैकेट 5, क्या इस दोनों में अंतर है? बात नहीं करो, क्या इस दोनों चीज़ में अंतर है या फिर नहीं है, पहले ये बताओ हमको। नहीं है अंतर। दो कैसे, यहाँ पे देते हैं 45 और यहाँ पे भी दे देते हैं 45, इसको थोड़ा अलग लिखते हैं। यही सब तो देखो, ये गणित का यही सब तो जादू है जी, कि जो गणित जानता है उसके लिए बहुत कुछ है गणित में, अगर जो नहीं जानता तो बहुत दिक्कत है उसके लिए। देखो जब इसको हल करोगे तो बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले किसका काम होगा, भाग का। तो 15 × 3 = 45, 15 × 5 = 75 आया, है ना। बोर्ड मास पहले भाग तब गुना। इसको जब हल करने जाओगे तो देखो यहाँ पर भी क्या गुना, ब्रैकेट के साथ जब कोई चिन्ह ना रहे तो हम लोग क्या मानते हैं, इसको गुना मानते हैं। लेकिन देखो गुना दो चीज़ का गुना है, एक ये वाला गुना और एक का वाला गुना। अब समस्या यहाँ पे यही पैदा होगी, यहाँ पे कौन वाला गुना, यहाँ पे का वाला गुना कि यहाँ पे ये वाला गुना। क्योंकि देखो जब ये वाला गुना आता तो वहाँ पे भाग का काम पहले होता है, और जब ये वाला गुना आता तो वहाँ पे इसका काम पहले होता है, तब इसका काम बाद में होता है। अब बताओ कि इसमें कौन वाला गुना करोगे पहले। अगर तुम का वाला गुना करते हो तब तो पहले गुना करना होगा तब भाग, अगर तुम ये वाला गुना करते हो तो पहले भाग देना होगा तब गुना। अब जब भी ब्रैकेट के साथ कोई संख्या आ जाए और उसके बीच में कोई चिन्ह आए तो गुना आएगा, लेकिन गुना हमेशा कौन वाला होता है, का वाला। देखो तो 5 × 15, 15 × 3 = 45, इसका आंसर क्या आ गया। तो दोनों बराबर हुआ, कहाँ से बराबर हुआ, अलग अलग हुआ, तो दोनों क्या हो गया, दोनों अलग अलग हो गया। बंद करो दोस्तों। अब देखो इसका गुणनखंड हो गया, ये दोनों एक जैसा आ गया, हमेशा दोनों घर एक जैसा ही आएगा, इसमें फिक्स है। ये घर बाहर आ गया, ये पूरे यहाँ पे 2x और ये -1 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इस दोनों को 0 के बराबर करो, इसको एक बार करो 0 के बराबर, इसको एक बार करो 0 के बराबर। जब इसको 0 के बराबर करोगे तो x बराबर आ जाएगा 2, नहीं 3 आएगा, है ना। x - 3 बराबर 0, तो 3 इधर माइनस उधर जाके प्लस। अब इसमें जब x का मान निकालोगे तुम, एक देखो इधर माइनस में है तो उधर जाके हो जाएगा प्लस, 2 इधर x के साथ गुना में तो उधर जाके हो जाएगा ये भाग। तो देखो ये x का 2 मान निकल के आ गया, एक अल्फा इसमें और एक इसमें बीटा है। अब देखो द्विघात समीकरण में जब भी सवाल देगा तो तुमको गुणनखंड विधि से ऐसे ही बनाना, और x का 2 मान आएगा ही 100%, ये फिक्स है। चलो इसको उतार लो। देखो सवाल वही हम लोग के पास जो गुणनखंड विधि से हम लोग निकाले 3 और 1/2। अब उसी सवाल को हम लोग बीज व्यंजक विधि मतलब सूत्र से बनाते हैं। तो जब भी सूत्र का बात आएगा तो सबसे पहले तुमको d निकालना होगा इसमें। d निकालने के बाद तब हम लोग x का मान अल्फा और बीटा को निकालेंगे। तो d निकालने के लिए हम लोग को चाहिए a जो कि x² के साथ रहता है, हम लोग को चाहिए b जो कि x के साथ रहता है, और चाहिए c जो अकेला रहता है। तो तीनों निकल गया। सबसे पहले इसका हम लोग निकालेंगे d मतलब विभेदकर निकालेंगे, b² - 4ac। अब बैठा देते इसमें b का मान -7, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस यहाँ पे माइनस 4 × 2, 2 का 4 × a का मान 2 है और c का मान 3 है। अब देखो इसमें ये हो गया 49 और ये हो गया 4 × 8, 8 × 24, तो कुल मिला के 25। अब देखो d का जो मान निकल के आया ये 0 से बड़ा आ गया, आया ना 0 से बड़ा। जैसे 0 से बड़ा आ गया इसका मूल वास्तविक और असमान होगा, मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों अलग अलग निकलेगा, एक अल्फ़ा अलग आएगा और एक बीटा अलग आएगा। तो ये निकल गया हम लोग का d का मान। तो जब तुमको चेक करने के लिए बोलेगा कि मूल वास्तविक है या नहीं तो यही तक निकाल देना,
अगर आगे बोल दिया कि इसका शून्यक निकाले, तब इसको सूत्र में बैठाएंगे। तो अब देखो, अब हम लोग के पास सूत्र क्या है, तो सूत्र होता है क्या कि x जिसका मूल वो यहाँ पे बैठेगा। तो इस समीकरण में x है तो x, y रहता तो y, z रहता तो z। तो देखो मूल बराबर यहाँ पे सूत्र आता क्या कि -b प्लस माइनस √d/2a, ये होता सूत्र होता है इसका मूल ज्ञात करने के लिए। अब बैठा दो इसमें, तो -b तो माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस √d का मान 25 और बटे में 2a का जगह पर भी 2 है। अब इसको हल करो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और ये हो गया 2 दूना 4। देखो एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में, तो 7 और 5 एक बार आ गया ये प्लस में और 7 और 5 एक बार आ गया माइनस में। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों चिन्ह है। इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 12/4, इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा ये 2/4। अब इसको 4 दिए 12, इसको 2 दूना 4, तो कुल मिला के देखो x का मान आ गया हम लोग के पास, ये हो गया 3 और देखो ये निकल गया 1/2। देखो कितना आसान विधि है ये। फिर घूम के वही चीज़ आया, अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम आ गया, लेकिन विधि क्या था, बीज व्यंजक। देखो ये सबसे आसान विधि होता। अगर एग्जाम में तुमको गुणनखंड नहीं आ रहा तो इस विधि से बना देना, नंबर वो पूरा देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। ये कौन विधि हो गया, बीज व्यंजक विधि। तो हम लोग गुणनखंड में भी वही आंसर निकाले, बीज व्यंजक में वही निकाले। चलो उतार लो इसको। और एक विधि और बच गया, पूर्ण वर्ग विधि।